नमस्कार साथियों, उपनिषद श्री में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे भारोपीय परिवार के शतम और केंटुम वर्ग की। पिछली वीडियो में हमने भारोपीय परिवार और आर्य भाषा को जाना और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारोपीय परिवार के दो प्रमुख वर्ग यानी शतम और केंटुम वर्ग आखिर हैं क्या। साथियों, इन दोनों वर्गों को हम किताबों में पढ़ते हैं, पढ़ करके निकल जाते हैं और कई बार रट लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, कई बार ये हमको समझ में नहीं आ पाता है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है 100 यानी 100। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ विद्वान जैसे प्रोफेसर अस्कोली हो गए थे, ऑगस्ट स्लेसर हो गए थे, ब्रॉन ब्रैडके हो गए थे। इन विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया और पाया कि भारोपीय परिवार के जो जन्मदाता हुआ करते थे, आर्य हुआ करते थे, उनका जो समूह था अपने मूल स्थान से जैसे जैसे फैलता गया वैसे वैसे ही उनकी भाषा, उनके स्वरों और व्यंजनों में भी परिवर्तन होता गया। उनका मूल स्थान क्या था यह सब आप इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके होंगे जरूर, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता दें कि जो आर्य भाषा का उद्गम स्थल माना जाता है वह माना जाता है कि यह यूरोप से यहाँ से हुआ था। यहाँ से कुछ लोग इधर बाएं साइड चले गए यानी पश्चिम की तरफ, और इधर कुछ लोग पूरब की तरफ आ गए जो भारत और ईरान की तरफ आ गए। तो उन्होंने पाया कि जो लोग पूरब की तरफ यानी हमारी साइड आए, उनके स्वरों में, उनकी भाषा में एक विशेष प्रकार से स या श वर्ण विकसित होता गया, स्वर विकसित होता गया। इसी तरह जो पश्चिम की तरफ गए यानी इधर यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, उनमें एक विशेष प्रकार से क वर्ण विकसित होता गया। जाहिर सी बात है इसका विकास उनके साहित्य में भी दिखाई देने लगा। अब किस तरह से साहित्य में से इन वर्णों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक संख्या को आधार बनाया और वह संख्या थी 100। यानी 100 को अलग अलग भाषाओं में उनके साहित्य में क्या बोला जाता है, इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया उन्होंने वह कहलाया शतम और केंटुम वर्ग। अब बताते हैं इसका वर्गीकरण उन्होंने कैसे किया। उन्होंने पूर्वी साइड यानी इधर की एक भाषा ली, अवेस्ता, जो ईरानियों का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ वेद माने जाते हैं संस्कृत में। तो अवेस्ता में उन्होंने 100 की संख्या को देखा तो पाया कि वहाँ 100 की संख्या को शतम कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी तरह से पश्चिम की लैटिन सबसे प्राचीन भाषा में से एक रही थी, उसमें उन्होंने देखा 100 को केंटुम कहते हैं। अब उन्होंने फिर से पूरब की एक भाषा ली, फारसी, इसमें 100 को सद कहते हैं। उन्होंने ग्रीक भाषा ली पश्चिम में, उसमें 100 को हेक्टोन कहते हैं। यहां से इन्होंने संस्कृत देखा, आप जानते होंगे शतम कहा जाता है। वहां उन्होंने केल्टिक भाषा देखी, केल्टिक में 100 को केट कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने हिंदी देखी, पूर्वी हिंदी में 100 को 100 कहा जाता है, जिसकी बात हम कर रहे हैं। पश्चिम की उन्होंने फ्रेंच ली, फ्रेंच में 100 को केंट कहा जाता है। इसी तरह इन्होंने स्लाविक या रूसी जिसको कहते हैं, यहाँ पे 100 को स्तो कहा जाता है। और इधर इटालियन, जहाँ 100 को केंटो कहा जाता है। इसी तरह से बल्गेरियन 100 को सुतो, इधर ब्रिटेन
100 को कैंट। इनमें आप देखेंगे सभी में एक मूल वर्ण यानी स की समानता मिलेगी, जिसकी बात हमने यहाँ पे की थी। ये पूर्वी भाषाएं हैं। इनमें आप देखेंगे सभी में आपको क की समानता दिखेगी, जिसकी बात हमने यहाँ पे की थी। ये सभी पश्चिमी भाषाएं हैं। तो 100 को किस भाषा में क्या कहा जाता है, उसके आधार पर सतम और केंटुम वर्ग का विभाजन उन्होंने किया। इसके पीछे कोई और विशेष खास कोई लॉजिक नहीं है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यानी अगर पूछा जाए कि हिंदी और संस्कृत किस परिवार की या किस वर्ग की भाषा है, तो बिना सोचे समझे लगा देना है कि ये सतम वर्ग की भाषा है, क्योंकि ये 100 और शतम बोला जाता है। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। इसी तरह से आगे इसमें आर्मेनियन, अल्बानी, बाल्टिक जैसी भाषाएं जुड़ती गई, और इधर इन्होंने हित्ती, तोखारी जैसी भाषाएं भी जोड़ी। ये भाषाओं की लिस्ट आगे और लंबी है, लेकिन जो इसका मूल लॉजिक है वो 100 की संख्या का आधार है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने यह वर्गीकरण जरूर समझा होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर आप लोग बताएं, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।